आप अपने वर्क प्लेस में जो हेल्थ एंड सेफ्टी को रन करते हैं या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं? आप अपने वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज या फिर इंप्रूव कैसे करना चाहते, कैसे कर सकते हैं? देयर इज अ मॉडल कॉल्ड पीडीसीए। पीडीसीए। हर एक कंपनी अपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इस तरीके से इंप्रूव कर सकती है। ये क्या होता है? पी फॉर प्लान, पी फॉर प्लान, डी फॉर डू, सी फॉर चेक, ए फॉर एक्ट। ठीक है, ठीक है सर। प्लान कैसे करते हैं आप? आपको अपने वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव करना है, उसके लिए प्लानिंग करेंगे। प्लान कैसे करेंगे आप? पहले आप वहां पे टारगेट सेट करेंगे कि आपको अचीव क्या करना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपको जीरो फेटालिटी अचीव करना है। आपके वर्क प्लेस में जीरो फेटालिटी अचीव करना है। आपके वर्क प्लेस में कोई भी डेथ नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट है। आपने सेट किया है, आप मैनेजमेंट है, आपने सेट किया टारगेट, ठीक है। इसके लिए आप कैसे प्लान करेंगे? पहले आप वर्क प्लेस पे हजार्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे कि हम मेरे वर्क प्लेस में ऐसा क्या हजार्ड्स है, कितना रिस्क है, जिससे कि हम और उस हजार्ड को हम कैसे रोक सकते हैं, उस रिस्क को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि जीरो फेटालिटी अचीव हो, राइट सर? आप वहां पे क्या करेंगे? रिस्क असेसमेंट करेंगे। आपने हजार्ड आइडेंटिफाई किया और रिस्क लेवल कैलकुलेट किया, कितना रिस्क है उसको कैलकुलेट किया आपने। रिस्क हाई है आपके वर्क प्लेस पे, तो उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप वहां पे कुछ कंट्रोल मेजर्स आइडेंटिफाई करेंगे। आपने आइडेंटिफाई किया, हाँ, आपके वर्क प्लेस में मैनुअल हैंडलिंग हो रहा है, आपके वर्क प्लेस में मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है, जिसके वजह से वहां पे वर्कर्स गिर जा रहे हैं, या फिर वहां पे जो भी व्हीकल्स है कोलिजन होके डेथ भी हो जा रहा है आपके वर्क प्लेस में, राइट? कोलिजन होके डेथ हो रहा है आपके वर्क प्लेस, व्हीकल भी रन हो रहा है और वर्कर्स भी मूवमेंट कर रहे हैं, पेडेस्ट्रियंस हैं और व्हीकल्स भी हैं, दोनों एक ही रूट पे जा रहे हैं, मैनुअल लिफ्टिंग हो रहा है, वहां पे व्हीकल मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पे आपके वर्क प्लेस पे फेटालिटी रेट ज्यादा है बिकॉज ऑफ कोलिजन। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि रिस्क ज्यादा है आपके वर्क प्लेस पे, कोलिजन का, डेथ का चांसेस ज्यादा है, तो उसके लिए आपने कुछ कंट्रोल मेजर्स आइडेंटिफाई किए। जैसे कि आपने आइडेंटिफाई किया कि हम रूट्स को सेग्रीगेट करेंगे, वर्कर्स के लिए डिफरेंट रूट बनाएंगे और व्हीकल के लिए दूसरा रूट बनाएंगे। आपने ये आइडेंटिफाई किया। आपने आइडेंटिफाई किया कि हम वहां पे कॉम्पिटेंट ड्राइवर को हायर करेंगे। आपने आइडेंटिफाई किया कि हम वहां पे प्रॉपर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करेंगे, कैसे ड्राइव करना है, वहां पे प्रॉपर साइनेज डिस्प्ले करवाएंगे, वहां पे वर्कर को ट्रेनिंग देंगे, राइट? आपने ये सब कुछ आइडेंटिफाई किया आफ्टर डूइंग द रिस्क असेसमेंट। आपने ये प्लानिंग की कि हम ये सब चीजें वर्क प्लेस पे लागू कराएंगे सर, राइट? रवि सर क्लियर? रवि सर अवेलेबल नॉट अवेलेबल? ठीक है। आफ्टर आफ्टर यू प्लान, आपने जो भी प्लानिंग की, आपने जो भी हमें प्लानिंग किया है कि हमें रूट सेग्रीगेट करना है, ठीक है, तो आप वहां पे क्या करेंगे? यू विल हायर द कॉन्ट्रैक्टर। आप वहां पे कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे डू स्टेज में। आप मटेरियल परचेज करेंगे, मटेरियल विल बी परचेज्ड और यहाँ पे रूट सेग्रीगेट किया जाएगा, राइट? वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी वर्कर्स को, वहां पे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, कैसे सेफ मूवमेंट करना है वर्क प्लेस से ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका एक प्रोसीजर डेवलप होगा, राइट? साइनेज आप डिस्प्ले करवाएंगे वहां पे, डिस्प्ले यहाँ पे आपने इंप्लीमेंट किया, जो भी आपने यहाँ पे प्लान किया था उसको आपने डू स्टेज में इंप्लीमेंट किया। उसके बाद आप चेक करेंगे, आप वहां पे एक्टिवली और रिएक्टिवली दोनों से चेक करेंगे कि आपके वर्क प्लेस में जो यहाँ पे कोलिजन्स हो रहे थे वो मिनिमाइज हुए या नहीं। आफ्टर इंप्लीमेंटिंग दिस कंट्रोल मेजर्स, इन कंट्रोल मेजर्स को इंप्लीमेंट करने के बाद आपका जो फेटालिटी रेट है वो मिनिमाइज हुआ, स्टैंडर्ड मीट हो रहे हैं, अनसेफ एक्टिविटीज रिड्यूस हुए, ये सब जो परफॉर्मेंस है आप उसको चेक करेंगे, राइट? आपने ऑडिटिंग किया तो आपको पता चला कि आपका फेटालिटी रेट मिनिमाइज हुआ है, कंप्लीटली रिड्यूस नहीं हुआ है, जीरो फेटालिटी आपने अचीव नहीं किया अभी तक। आप क्या करेंगे? उसके बाद एक्शन लेंगे फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट। आप वहां पे एक्शन प्लान बनाएंगे फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट, जीरो फेटालिटी को अचीव करने के लिए फर्दर एक्शन प्लान बनाया जाएगा। दिस इज द पीडीसीए मॉडल। क्लियर? सो अभी हमने बात की थी आईएलओ के बारे में, एक और है आपका आईएसओ।
ISO 45001:2018, that is Occupational Health and Safety Management System, राइट। तो ये क्या है, ये भी एक स्टैंडर्ड है, ये भी एक आपका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट। दिस ISO हैज 10 क्लॉजेस, इसके 10 क्लॉजेस है, ILO के 6 एलिमेंट्स है, इसके 10 क्लॉजेस है। व्हाट द 10 क्लॉजेस? लाइक स्कोप, normative references, terms and definitions, context of the organization, leadership and worker participation, planning, support, operation, performance evaluation and improvement। तो ये 10 क्लॉजेस हैं क्या? सबसे पहला था स्कोप। स्कोप क्या होता है? मतलब इस स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है? जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, दिस डॉक्यूमेंट सेज दैट if any organization wants to improve health and safety standards, wants to minimize the accident rate, incident rate, ill health rate, wants to meet all the legal requirement, and wants to continually improve in context to health and safety, they can go for this ISO 45000 certification। So OHSMS का रिक्वायरमेंट यहाँ बताया गया है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। इसका स्कोप क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्रूव करना चाहती है, they can go for this certification or standard। Second is the normative reference, मतलब ये जो यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नहीं लिया गया। ये जो आपका स्टैंडर्ड है ISO 45001, ये एक नया स्टैंडर्ड है, इसको बनाने के लिए कहीं और से रेफरेंस नहीं लिया गया, ठीक है। देयर इज नो रेफरेंस टेकन टू डेवलप दिस न्यू स्टैंडर्ड। पहले जो था आपका क्या था, 18001 था ना पहले, 18001। यस सर। तो एनी डिफरेंस बिटवीन 18001 एंड 45001 बताएंगे क्या डिफरेंस? 18001 also is a British standard and ISO 45 is a international standard। ब्रिटिश स्टैंडर्ड था, ओके। और कुछ okay। Second, OSAS is a reactive in action and ISO is proactive in action। Proactive in action, okay। Then और कुछ यहाँ पे एडिशन किया गया है? ISO PDCA cycle, उसमें भी था PDCA सर, ऐसा नहीं है? नहीं ओके सर, याद नहीं आ रहा बस। इसमें जो नया है, दिस इज द न्यू थिंग, लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन सर, जो कि पहले नहीं था। ओके। और एवरी वर्कर पार्टिसिपेशन, वर्कर पार्टिसिपेशन। और डिफरेंस है आपका रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात किया गया इसमें, जिसमें उसमें क्या था आपका, वो आपका रिएक्टिव था। दिस इज बेसिकली अबाउट द प्रोएक्टिव वे, वी आर गोइंग टू मैनेज द रिस्क इन द प्रोएक्टिव मैनर, राइट। सो ये आपका ये डॉक्यूमेंट जो है ऑलरेडी क्लासरूम में दिया गया है, अगर आप देखेंगे क्लासरूम में दिया है ना। ISO 45001:2018 PDF दिया गया है, इसमें बताया गया जो भी 10 क्लॉजेस हैं आपकी डिटेल में यहाँ बताया गया है, आप देख सकते हैं। These are 10 clauses, scope, normative references, और थर्ड है आपका टर्म्स एंड डेफिनेशंस। इसमें इस डॉक्यूमेंट में जो भी टर्म्स यूज किए गए हैं उसका मतलब बताया गया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्टेक होल्डर, हु इज अ वर्कर, व्हाट इज पार्टिसिपेशन, व्हाट इज कंसल्टेशन, व्हाट इज वर्कप्लेस, who is a contractor, what is meant by requirement, what is meant by legal requirement, what is management system, what is occupational health and safety management system, who is a top management, what is policy, what is objective। यहाँ पे definitions दिए गए, इस डॉक्यूमेंट में जो भी टर्म्स यूज किए गए हैं उसका मतलब यहाँ बताया गया है, क्लॉज नंबर 3 में उसका मतलब बताया गया है। सो दीज आर कॉमन फॉर ईच एंड एवरी मैनेजमेंट सिस्टम, जितने भी हैं आपके सिस्टम उसके ये कॉमन है। Now our main objective starts from this clause number 4, context of the organization। इसका मतलब क्या बताएंगे, इसका मतलब क्या होता है? Anyone? Context of the organization। आसिफ सर? जी सर। Not sure? Anyone? Pritam sir?
to understand the main of on to understand the context of the organization means Hmm. organization portfolio like Mhm. inspection, how to deal with the inspection, and what are its sequence. सो जनरली बात करेंगे जब आप डेवलप करते हैं पॉलिसी या फिर जब आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर पॉलिसी जब आप डेवलप करते हैं तब आपको कंपनी के कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कंपनी के नेचर के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी किस चीज से डील कर रही है, कंपनी क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज द कंपनी इज प्रोवाइडिंग, हु आर द कॉम्पिटिटर्स, हु आर द वेंडर्स, हु आर द सप्लायर्स, वर्कर्स, उन वर्कर्स का एक्सपेक्टेशंस, वर्कर्स का इनपुट्स, राइट। आपके पॉलिसी को या फिर आपके मैनेजमेंट सिस्टम को क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन सभी चीजों को जानना, उसके बाद ही हम वहां पे प्लान कर सकते हैं, उसके बाद ही हम वहां पे पॉलिसी को डेवलप कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टेक्स्ट को नहीं जान के हम डेवलप नहीं कर सकते पॉलिसी को, आपका पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगा, आपका मैनेजमेंट सिस्टम आपका इफेक्टिव नहीं होगा, राइट। व्हेन वी आर गोइंग टू प्लान, हम प्लान जब करते हैं, जब हम डेवलप करते हैं पॉलिसी, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी में किस टाइप का एक्टिविटीज हो रहा है, और who are the stakeholders, who are the interested parties, like your workers, your enforcement agencies, your insurance company, your vendors, your suppliers, ये सभी आपके interested parties हैं। So what is meant by interested parties? इसका मतलब क्या होता है interested parties? So what is meant by interested parties? Sorry? जैसे सर कोई लोकल अथॉरिटी या म्युनिसिपल वर्कर्स हैं आपके, वर्कर्स योर इंटरेस्टेड पार्टीज, डू वी काउंट वर्कर्स एज द पार्टीज? सर वर्कर्स पार्टिसिपेशन तो सेपरेट है ना सर? नहीं, नॉट अबाउट पार्टिसिपेशन, आई एम आस्किंग इंटरेस्टेड पार्टीज का मतलब क्या होता है, इंटरेस्टेड पार्टी? Sir, I mean those which are company, I mean the organization, either working with the organization. Okay. Those are considered maybe. Those who can be affected by the organization, या फिर those who are directly or indirectly can be affected by the organization. See, like your interested parties, like your stakeholder, person, those who are directly or indirectly can be affected by the organization. See, like your interested parties, like your stakeholder, person or organization that can affect or be affected by or perceive itself to be affected by a decision activity. आपके वर्क प्लेस में कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, उससे किन लोगों को इम्पैक्ट आ सकता है, लाइक योर वर्कर्स, योर वेंडर्स, योर कॉन्ट्रैक्टर्स, योर सप्लायर्स, दे कैन बी अफेक्टेड बाय योर एक्टिविटी, सो दे आर कॉल्ड योर स्टेक होल्डर और वी कैन से योर इंटरेस्टेड पार्टीज। वर्कर्स आपके जो हैं वो इंटरनल पार्टीज हैं, जैसे कि आपके वेंडर्स, those are your interested parties, आपके enforcement agencies, those are your external parties, insurance company, external parties, so they are somewhere involved in your process, somewhere they are involved in your activities in the workplace, so they are called your interested parties. So जब हम पॉलिसी डेवलप करते हैं, जब हम प्लान करते हैं, प्लान से पहले हम वहां पे जानना जरूरी है कि कंपनी किस चीज से इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर या फिर आपके पॉलिसी पे, आपके सेफ्टी सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, और उसको डेवलप कैसे किया जाए। वर्कर्स का इनपुट लेके, जो भी आपके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनका इनपुट्स लेके उनके नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को समझना, फिर उनसे फीडबैक लेना, कंपनी के नेचर को समझना जरूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे इन सब चीजों को, तब हम वहां पे प्लान नहीं कर पाएंगे। सो बिफोर प्लानिंग वी शुड अंडरस्टैंड
वी शुड अंडरस्टैंड कि आपके कंपनी का कॉन्टेक्स्ट कैसा है, आपके हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को क्या इम्पैक्ट कर सकता है, राइट. वी शुड अंडरस्टैंड द internal factors also and external factors also. There are few things यहाँ बताया गया है, देखिएगा. Context of the organization का मतलब क्या होता है, ये जरूरी नहीं है जानना, सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको. Context का मतलब होता है the organizations are determine external and internal issues that are relevant to its purpose and that affect its ability to achieve the intended outcome of its OHSMS. So बताया गया अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ वर्कर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज, डिटरमाइनिंग द ओएचएस ऑब्जेक्टिव. सो सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कॉन्टेक्स्ट को समझना, वी शुड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हम जब डेवलप करते हैं पॉलिसी, हाउ वी डेवलप, इसमें जो हम टारगेट सेट करते हैं, तो हाउ वी सेट द टारगेट्स, हम वहां पे वर्कर्स या फिर जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनका नीड्स, उनका एक्सपेक्टेशंस, उनका फीडबैक, उनका इनपुट्स लेके हम वहां पे टारगेट सेट करते हैं. उसके अलावा कंपनी का नेचर कैसा है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, राइट. हु आर द स्टेक होल्डर्स, राइट, हु आर द वी कैन से कस्टमर्स, हु आर द योर कॉम्पिटिटर्स, कौन कौन है, राइट. उसको समझना, कंपनी का नेचर को समझना, स्कोप को समझना ज्यादा जरूरी है टू डेवलप द पॉलिसी. उसके साथ साथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज, आपके ऐसा क्या क्या इश्यूज हैं जिससे कि आपका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंपैक्ट डाल सकता है, आपके सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इंपैक्ट डाल सकता है. आप अपने वर्क प्लेस पे सेफ्टी को इंप्रूव नहीं कर सकते. व्हाट आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज, उस चीज को जानना जरूरी है. जैसे कि आपके इंटरनल इश्यूज क्या होता है, वर्क प्लेस में अगर वर्कर्स दंगा कर रहे हैं, दे आर डूइंग सम स्ट्राइक एंड ऑल, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव नहीं हो पाएगा. अगर आपके वर्क प्लेस में आपका मैनेजमेंट ही कन्विंस नहीं है या फिर कमिटेड नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, तो आपका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूव नहीं हो पाएगा. दीज आर योर इंटरनल इश्यूज. व्हाट आर द एक्सटर्नल इश्यूज, लाइक योर अगर आपके कंट्री का जीडीपी डाउन हो जाएगा, आपके कंट्री का फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे, जीडीपी डाउन, लाइक हैपेंड इन श्रीलंका में क्या हुआ, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया जीडीपी का, बिकॉज ऑफ व्हिच मेनी कंपनीज गॉट लाइक बैकवॉश्ड, और लाइक उनका सेफ्टी सिस्टम ही वहां पे इम्पैक्ट आ गया. कुछ होते हैं कल्चरल इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल आपका जो साइट है दैट इज इन तमिलनाडु, मान लेते हैं योर साइट इज इन तमिलनाडु, चेन्नई में साइट है आपका, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सभी वर्कर्स वेस्ट बंगाल के हैं मान लेते हैं. तो ड्यूरिंग दशहरा, जब दशहरा आता है, जब कोई कल्चर आता है, कोई फंक्शन होता है, लाइक योर दुर्गा पूजा मान लेते हैं, ड्यूरिंग दुर्गा पूजा व्हाट विल हैपन, these workers they will obviously take leave, they will leave the workplace for they will go to their home. उससे क्या होगा, आपने जो प्लान किया था, आपने जो हेल्थ एंड सेफ्टी को प्लान किया था, वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, ऑन टाइम इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा. तो इन सभी चीजों को जानना और उसके हिसाब से अपना पॉलिसी को डेवलप करना, अपने प्लान करना, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी का नेचर को समझना, कंपनी किस चीज से इंपैक्ट हो सकता है, उनके वर्कर्स का एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनके जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है, उन चीजों को जानना ज्यादा जरूरी है, सो दैट नेक्स्ट लेवल पे हम प्लान कर सकेंगे, राइट. दिस इज नथिंग बट योर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इन द अदर सेंस वी कैन से नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर स्टेक होल्डर्स. क्लियर है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? Yes, sir. बाकी क्लियर नहीं है तो वो बताएंगे. एनीवन हु इज नॉट क्लियर अबाउट दिस प्लीज आस्क. ठीक है. देन कमिंग टू क्लॉज नंबर 5, जो कि नया है इस स्टैंडर्ड में, लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन. ये क्या है? लीडरशिप मतलब टॉप मैनेजमेंट का विजिबिलिटी
टॉप मैनेजर का कमिटमेंट और वर्कर पार्टिसिपेशन, जो कि जरूरी है। लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन, ये क्या है? लीडरशिप मतलब टॉप मैनेजमेंट का विजिबिलिटी, टॉप मैनेजर का कमिटमेंट और वर्कर पार्टिसिपेशन, जो कि जरूरी है और एक लीगल रिक्वायरमेंट बन गया है अकॉर्डिंग टू ISO। वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट करवाना, जैसे कि ट्रेनिंग में, वाइल डेवलपिंग, जब हम प्लान कर रहे हैं, जब हम पॉलिसी डेवलप कर रहे हैं, उस समय भी हमें क्या चाहिए? लीडरशिप भी चाहिए और वर्कर पार्टिसिपेशन चाहिए। We need to participate workers, we need to involve workers while developing the policy। जब हम वहां पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वहां पे we need the participation worker, वहां पे उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं। अपने वर्क प्लेस में रिस्क असेसमेंट करेंगे, वहां पे हम डेवलप करेंगे प्रोसीडियर्स, उस समय भी हम अपने वर्कर्स को वहां पे पार्टिसिपेट करवाएंगे, उनसे कंसल्टेशन करेंगे, वहां पे आपका लीडरशिप भी रहेगा। सो लीडरशिप इज कॉमन for each and every, like your clauses of your health and safety management system। जो आपका क्लॉज नंबर 5 है, वो क्या बोल रहा है कि लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन इज क्रूशियल, और ये आपका मैंडेटरी चीज है जिसमें कि हम प्लान कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। और पार्टिसिपेशन जरूरी है हर एक स्टेज में, प्लान, डू, चेक, एक्ट, हर एक स्टेज में वर्कर्स पार्टिसिपेशन और टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व इज नेसेसरी। ठीक है, वी नीड टू एंश्योर दैट फर्स्ट, देन वी आर गोइंग टू प्लान। हम प्लान करेंगे, हाउ वी प्लान, लाइक यूजुअली विल डेवलप द पॉलिसी, विल डू द रिस्क असेसमेंट, राइट, हम वहां पे रिस्क असेसमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, आपके वर्क प्लेस में 0 फेटालिटी चाहिए, आपको टारगेट सेट किया आपने, ठीक है, आपने टारगेट सेट किया। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपने टारगेट सेट किया कि आपको 0 फेटालिटी अचीव करना है, आपने प्लान किया, उसके लिए आपने रिस्क असेसमेंट भी किया, आपने हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए। क्या हजार्ड है? कोलिजन हजार्ड है आपके वर्क प्लेस में, वर्कर्स और व्हीकल्स का कोलिजन हो रहा है, फेटालिटी हो रहा है आपके वर्क प्लेस पे, तो आपने वहां पे प्लान किया कि आप रूट को सेग्रीगेट करेंगे, आप वहां पे रूट्स को सेग्रीगेट करेंगे। ये आपका प्लान है टू अचीव 0 फेटालिटी। ठीक है, आपने प्लानिंग कर ली। फिर आता है आपका सपोर्ट, मतलब इस रूट सेग्रीगेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, रूट सेग्रीगेशन को वर्क प्लेस पे इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए आपको। सपोर्ट इन द सेंस resources, right? What kind of resources? Manpower, machinery, material, money, ये सब चीज चाहिए आपको टू इम्प्लीमेंट दिस कंट्रोल मेजर। तो आपने यहाँ पे क्या किया? सपोर्ट स्टेज पे आपने प्रोक्योरमेंट, आपने मटेरियल प्रोक्योर किया, आपने वहां पे कॉन्ट्रैक्टिंग की, आपने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया टू कंप्लीट दिस टास्क। ठीक है, आपने वहां पे हायर किया कॉन्ट्रैक्टर को, उनका मटेरियल्स प्रोवाइड किया, राइट, आपने वहां पे परमिट इशू किया, आपने ये सब कुछ सपोर्ट स्टेज में किया। फिर यहाँ पे ऑपरेशन स्टेज में क्या होगा? इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, रूट को यहाँ पे सेग्रीगेट किया जाएगा ऑपरेशन स्टेज में, दैट विल बी सेग्रीगेटेड फिजिकली, राइट, वहां पे बैरियर्स को डाला जाएगा। जो भी यहाँ पे हमने प्रोक्योर किया था मटेरियल, हमने बैरियर लाया, हमने वहां पे हायर किया कॉन्ट्रैक्टर को, दोज कॉन्ट्रैक्टर विल वर्क एंड दे विल पुट द बैरिकेशन। ऑपरेशन स्टेज में क्या होगा? प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, उन रिसोर्सेस को यूज किया जाएगा और इंप्लीमेंट किया जाएगा। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, चेक करेंगे परफॉर्मेंस को कि हम रूट को सेग्रीगेट करने के बाद हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, इंसिडेंट जो फेटलिटी रेट है वो मिनिमाइज हुआ या नहीं हुआ, उसको हम चेक करेंगे। और उसके बाद फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए, अगर नहीं हुआ है, हमने अचीव नहीं किया इस चीज को, देन व्हाट विल टेक necessary further action for improvement। So this is a plan, do, check, act। हमें प्लान कर रहे हैं, we are planning here। अरे सारे कंडीशन क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के लिए सेम रहेंगे या अलग अलग होंगे? समान है, सबके लिए समान है, सबके लिए समान है। चेक, एक्ट।
So this is according to your ISO 45001:2018 clauses, right? So इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए, जो भी डिस्क्राइब किया मैंने अभी तक इसमें कंफ्यूजन तो होगा, बिल्कुल भी होगा, बताइए, कुछ भी है तो बताइए, कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। Yes, anyone? ये सर ILO और ISO 45001 में डिफरेंस खाली लीडर्स, उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, मतलब सी जैसे कि अभी ये दो अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी आपका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी आपका सेफ्टी का ही है, दोनों का सेफ्टी का ही है, लेकिन ये ILO ने डेवलप किया है, दिस इज डेवलप्ड बाय ILO एंड दिस इज डेवलप्ड बाय ISO। दोनों आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये ISO ने डेवलप किया है और वो आपका ILO ने डेवलप किया है। तो एज पर एक्टिविटी बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, प्लान, डू, चेक, एक्ट दोनों में फॉलो किया जा रहा है सर, लेकिन इसके 10 क्लॉजेस हैं, उसके 6 एलिमेंट्स हैं, बस वही है डिफरेंस। सर इंडिया में ज्यादातर ISO शायद फॉलो करते हैं। सर ILO अभी हो गया ऑब्सोल्यूट, ILO अभी कोई फॉलो नहीं कर रहा जनरली, दिस हैज बीन ऑब्सोल्यूट ऑलरेडी, सिलेबस में था इसलिए कवर किया गया, अदरवाइज एवरीबॉडी इज फॉलोइंग ISO ओनली, ISO फॉलो किया जा रहा है जनरली, जो भी 10 क्लॉजेस। हाँ जी, ये फ्रेमवर्क है उसका जो मैंने बताया आपको, राइट। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को समझना जरा जरूरी है, जो भी आपके एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज हैं उसको आइडेंटिफाई करना, वर्कर्स और जो भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनका नीड्स, उनके एक्सपेक्टेशन को समझना, उनका इनपुट्स को लेना और उसके हिसाब से हमें प्लान करना, उसके हिसाब से इन सभी चीजों, ये फ्रेमवर्क है उसका जो मैंने बताया आपको, राइट। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को समझना जरा जरूरी है, जो भी आपके एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज हैं उसको आइडेंटिफाई करना, वर्कर्स और जो भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनका नीड्स, उनके एक्सपेक्टेशन को समझना, उनका इनपुट्स को लेना और उसके हिसाब से हमें प्लान करना, उसके हिसाब से इन सभी चीजों को समझ के हमें प्लान करना होगा। आफ्टर प्लानिंग वी विल इम्प्लीमेंट। हाउ विल इम्प्लीमेंट? पहले हमें सपोर्ट चाहिए, विल फाइंड द रिसोर्सेस, देन वी विल इम्प्लीमेंट। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग विल डू द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, विल डू द फर्दर एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। और हर एक स्टेज में प्लान, डू, चेक, एक्ट, हर एक स्टेज में वहां पे लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन कॉमन है। हर एक स्टेज में हमें लीडरशिप का भी जरूरत है और आपका वर्कर पार्टिसिपेशन का भी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर प्लानिंग, हम जब प्लान कर रहे हैं, हम जब डेवलप कर रहे हैं पॉलिसी, हम जब वहां पे रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, तब भी हमें वर्कर्स का इनपुट लेना है, वर्कर्स को इन्वॉल्व करना है, उनका पार्टिसिपेशन करवाना है, उनसे कंसल्टेशन करना है। जब हम वहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं कंट्रोल मेजर्स, लाइक हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम वहां पे SOP डेवलप कर रहे हैं, उस समय भी हम TBT कर रहे हैं, राइट। उस समय भी हमें वर्कर को इंक्लूड करना है उस चीजों में। ट्रेनिंग जब देंगे तो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है, उसमें वर्कर्स पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। जब हम वहां पे एवेलुएट कर रहे हैं, जैसे कि आप ऑडिट करते हैं, जैसे आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, राइट, उस समय वर्कर्स का इंटरव्यू लेते हैं, राइट, उनसे आप पूछताछ करते हैं, उनका अवेयरनेस आप चेक करते हैं, तो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उस केस में भी, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है इस केस में भी। और जब आप इंप्रूवमेंट करते हैं तब भी हम वर्कर का फीडबैक लेते हैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट, दिस इज द एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ योर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि नेचर को समझ, कंपनी का जो नेचर है, कंपनी किस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उसका, अगर आप यू आर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, व्हाट प्रोडक्ट यू आर मैन्युफैक्चरिंग, आपका प्रोसेस क्या है वो समझना जरूरी है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री हैं तो आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, वो समझना जरूरी है। और उसमें उसके हु आर द कॉम्पिटिटर्स, और उन बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स आपका सेफ्टी कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज ऑफ योर लीगल चेंजेस आपका सेफ्टी सिस्टम कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज ऑफ योर कल्चरल इश्यूज, बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल इश्यूज एक्सटर्नली, आपका पॉलिटिकल इश्यूज कुछ हैं, उससे भी आपका हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट हो सकता है। तो उन सभी चीजों को समझना, उसके बाद ही हम वहां पे प्रॉपर प्लानिंग स्टेज पे जा सकते हैं। सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज नेचर एंड
and how our health and safety system can be affected, we cannot plan. अगर हम कंपनी में क्या रिस्क है, क्या थ्रेट है, उसी को नहीं समझेंगे तो पॉलिसी डेवलप नहीं कर पाएंगे. We cannot plan properly. पहले थ्रेट्स को समझना जरूरी है, वर्कर्स का नीड और एक्सपेक्टेशंस को समझना ज्यादा जरूरी है, और that this is how we can develop a policy, develop a safety management system. So without understanding the context of the organization, we cannot. Sir, Yes, ma'am. can you please give any example that you have said, like the political issues, I mean, that can also affect our health and safety. So can you please elaborate that point? Sure. Like you know about one matter, na? Indira Gandhi के time में हुआ था, like complete. What happened that time? There's a word. I'm forgetting that word. Emergency. Sorry, emergency. National emergency declare किया गया था because of those political issues. So what happened in that situation? तो उस समय जो प्रोडक्शन था, जिस रेट से मैन पावर को हायर करना चाहिए, या फिर जो आपका वर्क एक्टिविटीज थी, उतना डेवलप नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ दैट इमरजेंसी सिचुएशन. मान लेते हैं अभी कोई नया प्राइम मिनिस्टर, नया चीफ मिनिस्टर आप अपॉइंट कर रहे हैं. सो ही इज रूलिंग, ही इज नॉट रूलिंग इन द राइट वे, राइट. वहां पे पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, other industry सपोर्ट नहीं किया जा रहा है by the political organizations. So what will happen? Some companies will grow, some companies will be affected more because वहाँ पे politics अगर चलेगा ना, तो वहाँ पे कोई किसी को भी दबा सकता है, कोई किसी को उठा सकता है. So that can be an impact to the organization. So किस एरिया, आपका कंपनी किस एरिया में है, राइट, उस एरिया का एनवायरमेंट भी मैटर करता है, राइट. और जो कि आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, how they are ruling the state, that is also more important. Otherwise some companies sustain, some companies cannot because of the political issue. Okay, sir. Okay. Thank you. और सर जैसे कि पहले तो कंटेक्स्ट हमें कलेक्ट करना होगा, उसके बाद जो प्लानिंग पॉलिसी डेवलपमेंट है, ये किस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अकाउंटेबिलिटी टॉप मैनेजमेंट का. टॉप मैनेजमेंट इज ओवरली अकाउंटेबल फॉर डेवलपिंग द पॉलिसी, but while developing the policy they should consult with the stakeholders. जो भी stakeholders हैं, जो भी आपके workers हैं, workers से तो consult करना ही चाहिए because they are the person, they are the people, those who are working at the soft floor. soft floor में क्या exact हो रहा है activities, वहाँ पे कैसा है आपका कंट्रोल सिस्टम, ऑपरेशनल कंट्रोल कितना इफेक्टिव है, वो ज्यादा बेहतर आपको गाइड कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं. उनके फीडबैक के हिसाब से हम वहाँ पे अभी मान लेते हैं आपके वर्क प्लेस पे 200 इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इसमें कि आपका फैटेलिटी रेट ज्यादा है. आप मैनेजमेंट है, आप साइट को कभी कभी विजिट करते हैं, राइट. आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, सारा रिकॉर्ड्स, आप कितना उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे. लेकिन जब आप डेवलप कर रहे हैं पॉलिसी, आप उतना क्रिटिकली उनके वर्कर्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाएंगे. वर्कर्स कुछ और डिमांड कर रहे होंगे, आप अपने विजन के हिसाब से टारगेट सेट कर रहे हो. आपके वर्क प्लेस में 200 इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आपने टारगेट सेट कर दिया कि हमें इस साल 0 इंसिडेंट अचीव करना है. आपका एक प्रोसेस इंडस्ट्री है, यू आर रनिंग ए केमिकल प्लांट. उतना क्रिटिकली उनके वर्कर्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाएंगे. वर्कर्स कुछ और डिमांड कर रहे होंगे, आप अपने विजन के हिसाब से टारगेट सेट कर रहे हो. आपके वर्क प्लेस में 200 इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आपने टारगेट सेट कर दिया कि हमें इस साल 0 इंसिडेंट अचीव करना है. आपका एक प्रोसेस इंडस्ट्री है, यू आर रनिंग ए केमिकल प्लांट. आप एक केमिकल प्लांट रन कर रहे हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, ज्यादा रिस्क होता है उस कंपनी में, और आपके इंडस्ट्री में 200 इंसिडेंट्स हो रहे हैं हर साल, राइट. और आप एकदम से बोल रहे हैं कि हमें इस साल 0 इंसिडेंट अचीव करना है, कोई नियर मिस भी नहीं होगा. सो दैट इज ये आपका विजन है. लेकिन आप अगर वर्कर्स के एंड से सोचेंगे, वर्कर्स आर वर्किंग ऑन द सॉफ्ट फ्लोर, दे आर फेसिंग ऑल द हजार्ड्स एंड रिस्क एट द वर्कप्लेस. तो उनको तो ये लगेगा ये अनरियलिस्टिक है. मैनेजमेंट जो टारगेट सेट कर रहा है ये तो हमारे लिए अचीवेबल ही नहीं है. तो तभी इसीलिए हमें वर्कर्स का कंसल्टेशन करना चाहिए, उनका व्यूज लेना चाहिए. एक्चुअली में वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वर्कप्लेस में क्या हजार्ड्स है, कितना रिस्क है, तभी हम समझ पाएंगे. अदरवाइज हम तो कंसल्ट नहीं करेंगे, तभी कोई इश्यू नहीं है. वी कैन सेट आवर ओन टारगेट.
आप मैनेजमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो टारगेट सेट किया जाएगा वो आपका स्मार्ट टारगेट नहीं कहलाएगा, वो आपका स्मार्ट ऑब्जेक्टिव नहीं कहलाएगा. सो दैट इज व्हाई वर्कर पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड.